दिनों से बिहार में था। अलग अलग शहर, गांव, देहात, गलियां, खाक छानी हमने बिहार के कई जिलों की। और चुनाव में जो कुछ देखा, चुनाव के दौरान लोगों का गुस्सा, आक्रोश, लोगों की उम्मीदें, जो सरकार की नाकामियां हैं 15 साल की, और आगे सरकार से उम्मीदें, तमाम चीजें जो मैंने देखी वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई। वो तस्वीर भी पहुंचाई जो शायद आप चैनलों पर नहीं देख पा रहे होंगे। अब एग्जिट पोल आ चुका है, नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजे क्या वही होंगे जो एग्जिट पोल ने दिखाए हैं? और एग्जिट पोल भी अलग अलग है। तो क्या कुछ हो सकता है, ये देखने समझने के लिए कल आप टेलीविजन चैनलों पर होंगे, जब आपको नतीजे लगातार दनादन सुबह से आप देख पाएंगे। मैं भी पटना से चलकर दिल्ली लौट रहा हूं, सड़क मार्ग से वापस जा रहा हूं। मेरा भी टारगेट यह है कि आज रात तक दिल्ली पहुंचूं। अभी लखनऊ पार किया हमने, ये लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है और इससे हमारा सफर थोड़ा आसान भी होता है, लखनऊ से 500 किलोमीटर का। और आज रात दिल्ली पहुंचूंगा देर शाम, और कल नतीजे जब आएंगे तो मेरे YouTube चैनल पर भी उन नतीजों का विश्लेषण, मैं भी कुछ साथी पत्रकारों से भी बात करूंगा, आप देख पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या कुछ हो सकता है कल? बीते 20 दिनों में जो कुछ मैंने देखा, अगर उस आधार पर कहें तो बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है। लोगों मतलब बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी। और वो आक्रोश मेरे वीडियो में दिखा। तमाम वीडियो में आपने देखा होगा। युवाओं की बात करें, उन्हें रोजगार की चिंता, और रोजगार उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। गांव देहात में बात करें तो उनके लिए विकास बहुत बड़ा मुद्दा था। शहर में बात करें तो उनके लिए भी शहर की तमाम समस्याओं के साथ एक उम्मीद जो थी कि सरकार 5 साल में, बीते 5 साल में खास तौर से ये चीजें होनी चाहिए, वो नहीं हुई। सड़क बिजली को लेकर सवाल था कि क्या 15 साल बाद भी हम सड़क बिजली पर अटके रहे। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब तलाशते हुए मैं अलग अलग जिलों में जब घूमा, देखा, और वीडियो में आप सबने देखा होगा, और उससे एक तस्वीर ये निकल कर आ रही थी कि लोगों में बहुत नाराजगी है। हर तबके में नाराजगी है, हर जाति, हर समाज के हर हिस्से में, निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके में नाराजगी। लेकिन इन सब के बाद सवाल उठता है, कल होगा क्या? नाराजगी के बाद भी हम सब जानते हैं एक जातिगत समीकरण होता है। जो बिहार की ऊंची जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, अपर कास्ट है, वो ज्यादातर अपर कास्ट के लोग बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के साथ थे, हैं और दिखते हैं आमतौर पर। उसकी एक वजह है, आरजेडी को लेकर उनका घोर पूर्वाग्रह एक बड़ी वजह है। और उसी पूर्वाग्रह को इनकैश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की बात करते रहे। नीतीश कुमार तो शुरू से करते रहे, आखिरी 6 रैलियों में प्रधानमंत्री ने भी कहा जंगल राज के युवराज से लेकर किडनैपिंग की कॉपीराइट इनके पास है, सब कुछ। और ये सब कहते हुए बिहार के लोगों को डराने की भी कोशिश की। उस 15 साल लालू यादव के 15 साल की याद दिलाते हुए वोट को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की। लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब हुई? ये कल के नतीजे से पता चलेगा। लेकिन जो कल का नतीजा है उसको अगर हम ऐसे देखें, शुरू करें अगर जो पहले दौर की वोटिंग के 2 दिन पहले का ओपिनियन पोल, पहले तक का, और उसके पहले भी, उसके 1 महीने पहले तक में 2, 3, 4 ओपिनियन पोल अलग अलग चैनल के आए। वो ओपिनियन पोल क्या कह रहे थे? हर ओपिनियन पोल ये कह रहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए काफी आगे है गठबंधन से। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो सारे ओपिनियन पोल एनडीए की सरकार बनवा रहे थे, वो सारे एग्जिट पोल जब आए उन्हीं संस्थाओं के, उन्हीं सर्वे एजेंसीज के, तो ऐसा क्या हुआ कि ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में आते आते बदल गया। वहां एनडीए की सरकार बन रही थी, एग्जिट पोल आते आते सारी सर्वे एजेंसियों ने गठबंधन की सरकार बना दी। यहां तक कि एक्सिस ने तो चलिए 150 के आसपास सीटें दी है गठबंधन को, लेकिन टुडे चाणक्य उसने 180 सीटें दी थी।
सी वोटर एक ऐसी एजेंसी है जिसने मोटे तौर पर स्कोप रखा है दोनों तरफ का। सी वोटर का सर्वे, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे था, जिसमें एनडीए को 104 से 128 और 108 से 131, अगर ये देखें तो दोनों तरफ है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। तो बीच का रास्ता सी वोटर का सर्वे कहता है, दोनों तरफ हो सकता है कड़ी टक्कर। लेकिन दो सर्वे एजेंसियां ऐसी कहती है कि पूरी तरह से गठबंधन सरकार बनने के न सिर्फ आसार हैं, संभावना है, बल्कि गठबंधन की ही सरकार बननी है और बहुमत से ही नहीं, बहुमत से 20, 25, 30 सीटें ज्यादा मिल सकती है। बहुमत के लिए आपको पता होगा कि 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीटों पर सरकार बनती है। लेकिन उससे जो चिंताजनक उन्हीं सर्वे एजेंसियों में, खासतौर से मैं एक्सिस की बात करूंगा, एक्सिस इसलिए क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया कि एक्सिस पिछले 4-5 सालों में सबसे अधिक भरोसेमंद माना जा सकता है। सर्वे बहुत बार गलत हुए और उन गलत सर्वे की बात हमेशा की जाती है, लेकिन कुछ सर्वे सही भी हुए, कुछ ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सही भी हुए जिसमें एक्सिस कर, उसमें जेडीयू को लेकर, जेडीयू नीचे जा रहा है, जेडीयू की सीटें आधी हो सकती है, जेडीयू की सीटें बहुत कम हो सकती है, 71 से 35, 30, 38, 40 कुछ भी। लेकिन उसमें एक बड़ी बात थी कि बीजेपी की सीटें भी स्ट्राइक रेट के हिसाब से 50% से नीचे जा रही थी। ये एक बड़ा सवाल है। अब ये क्या कल इसी दिशा में होगा, या जो कुछ एग्जिट पोल ने कहा, जो हम सब लोगों ने वीडियो में देखा, जो हमारे वीडियो में आक्रोश दिखा, उससे कुछ बदल सकता है और फिर वापस उसी ओपिनियन पोल की दिशा में जा सकता है। मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि ये जबरदस्त नाराजगी, रोजगार का मुद्दा, विकास को लेकर लोगों के जहन में ये कि राज्य स्थिर हो गया है, विकास के वो पैमाने, सड़क बिजली के जो 15 साल पहले तय किए गए थे, उस पैमाने से आज बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लोग, उससे आगे की बात करते हैं और आगे की बात में उन्हें लगता है कि सरकार नाकाम हुई है। तेजस्वी ने एक उम्मीद जताई और अब सवाल उठता है कि क्या उन उम्मीदों को, जब बात लालू यादव और तेजस्वी की होती है तो दिल्ली से लोग एमओआई समीकरण जोड़ते हैं। हम सब लोगों के भी जहन में है एमओआई तो फिक्स है, बाकी जातियां आएगी क्या, अति पिछड़ी जातियां आएगी क्या, या जो कुर्मी कोयरी जातियां हैं, कुशवाहा और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, वो जातियां टूटेगी क्या, अति पिछड़ों में टूट होगी क्या। इस तरह के तमाम कयास पिछले 1 या 2 महीने से लगाए जा रहे हैं, खासतौर से 1 महीने से। अगर ये एग्जिट पोल है, मैं तो कहता हूं 125 से ज्यादा भी सीटें अगर मिलती है, 123 पे 122 पे सरकार बनती है, उससे ज्यादा भी मिलती है, तो भी मान लेना चाहिए कि इसका मतलब जातीय समीकरण टूटा, जातीय गोलबंदी टूटी, जातीय एक जो आधार था राजनीतिक दलों का, चाहे मतलब एनडीए के दलों का, जिसमें मुकेश साहनी भी हैं, जिनकी साहनी वोट बैंक है, जिनका वीआईपी, हमको शामिल किया उन्होंने। और खास बात कि सीमांचल में जिस ढंग से 24 सीटों वाले सीमांचल में से 17 से लेकर 20 सीटों पर, क्योंकि कंफ्यूजन है, कुछ 17 है कहीं 20 है, जो भी 17 से 20 सीटों पर ओवैसी की पार्टियां चुनाव लड़ रही है, ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पप्पू यादव के उम्मीदवार कुछ सीटों पर हैं, आरएलएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर है, लेकिन फिलहाल ओवैसी की बात करें तो सीमांचल में भी मेरा एक आकलन था कि 1 से 3 सीट अधिक से अधिक ओवैसी को, 1 से 3 अधिकतम, क्या मिलता है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या कुछ सीटों पर वोट काटेंगे। अगर एग्जिट पोल देखें तो लगता है कि ओवैसी बहुत कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन पहले दौर के चुनाव के इलाके, मध्य बिहार के इलाके, जहां लेफ्ट के असर वाले इलाके, सीपीआईएमएल के असर वाले इलाके, उन इलाकों में तेजस्वी की शुरुआती रैलियों की भीड़, हालांकि भीड़ हर जगह हुई लेकिन शुरुआत वहां से हुई क्योंकि पहले दौर के चुनाव थे, और उसके बाद उन इलाकों में जो रेजिमेंटेशन हुआ लेफ्ट का भी और तेजस्वी का भी, उसका असर दिखेगा क्या। कांग्रेस को लेकर लगातार कहा गया कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर तेजस्वी ने चूक की, 40 से 45 सीटें दी जानी चाहिए। पिछले चुनाव में 2015 में 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन अब जो आकलन है उसमें लगता है कांग्रेस को 20 से ऊपर, 25 के आसपास प्लस माइनस 2-3 सीटें मिल सकती है, 20 से ऊपर। लेकिन अब एक रात का वक्त है, कल पता चलेगा। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, बहुत सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं। इन सब के बीच अगर ये एग्जिट पोल गलत होते हैं, उसको लेकर भी कई थ्योरी है। कब कब एग्जिट पोल गलत हुए हैं, मैं देख रहा था कुछ अखबारों में उसका जिक्र है कि 2015 के चुनाव में
8 एग्जिट पोल गलत साबित हुए। एनडीटीवी का, एबीपी निल्सन का, इंडिया टुडे का, न्यूज 24 चाणक्य का, जिसमें बीजेपी को 120 से 127 सीटें दी गई थी और जेडीयू प्लस, मतलब तब आरजेडी और जेडीयू था, उसको कम सीटें दी गई थी। कई एग्जिट पोल ऐसे हैं वो गलत हुए, लेकिन तब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाई जा रही थी। तो ये तो कहीं सर्वे करते वक्त, क्या सर्वे एजेंसियां इस दिशा में भी करती हैं कि मोदी की पार्टी अगर हो, बीजेपी अगर हो, सत्ताधारी मजबूत दल हो, तो क्या उनका झुकाव होता है? अगर ये एग्जिट पोल सही हो गए तो ये सवाल उठेगा, क्योंकि ओपिनियन पोल पहले सब उलट क्यों थे? पहले सारे ओपिनियन पोल कैसे एनडीए गठबंधन की सरकार बना रहे थे, और एग्जिट पोल की दिशा में नतीजे आते हैं तो क्या बदल गया 20 दिनों में? क्या सब कुछ 20 दिनों में हो गया, 15 दिनों में हो गया? ये सवाल है। लेकिन साथ में ये भी कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर उल्टा भी हो गया, अगर एग्जिट पोल के नतीजे गलत हुए, हालांकि मुझे लगता है नतीजे एग्जिट पोल की दिशा में जाएंगे, नंबर्स पर हो सकता है 10-5 आगे पीछे, 10-20 आगे पीछे, लेकिन अगर उल्टा हुआ तो ये भी बहुत लोगों का सवाल है। बहुत लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है। कल मैंने देखा कि परसों बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 10 तारीख का इंतजार करिए, हमारी सरकार बनेगी। दूसरी तरफ से आरजेडी गठबंधन की तरफ से कहा गया हमारी सरकार बनेगी। तो ये सारी चीजों के लिए अब कुछ घंटे, एक रात बाकी है, कत्ल की रात है। इस रात का आप इंतजार करें, मैं भी इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जमीन पर घूम कर आया हूं। लोगों के आक्रोश, गुस्से और नाउमीदी को मैंने देखा है, और उन लोगों ने अगर उसी तरह से वोट दिया होगा, गांव देहात में जो लोगों का गुस्सा सरकार की नीतियों को लेकर, घुसखोरी को लेकर, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और सबसे बड़ा रोजगार, बहुत सारे लोग कह रहे रोजगार के मुद्दे पर चुनाव नहीं होता। अगर ये नतीजे एग्जिट पोल की तरह आए, तेजस्वी की सरकार बनती है, तो मान लीजिए इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी था, बहुत बड़ा मुद्दा विकास था, तो जातीय अवधारणा, जातीय वोट बैंक, जातीय गोलबंदी कहीं न कहीं टूटी है, यह साबित हो जाएगा था। क्योंकि जातीय गोलबंदी को अगर जातिगत आधार पर काउंट करेंगे तो लगेगा एनडीए भारी पड़ सकता है, क्योंकि यादव मुस्लिम को ही जोड़ते हैं कि ये तो पक्का है। यहां 13-14% सवर्ण जातियां हैं, फिर अति पिछड़ी हैं, फिर कुर्मी वोट बैंक है, फिर कुशवाहा है, फिर बनिया है, फिर वैश्य है, फिर जायसवाल है, फिर और बीच की कुछ जातियां हैं। इन सबको जोड़ा जाता है कि ये एनडीए का वोट बैंक है। लेकिन कल के नतीजे शायद बताएंगे कि ये सारे फॉर्मूले, सारे वोट बैंक का जो समीकरण है, ये ध्वस्त हुए क्या, ये कल पता चलेगा। मेरी भी जिज्ञासा है, बहुत कुछ आकलन मैं उस तरह से नंबर के पक्ष में करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एग्जिट पोल सामने आ चुका है। लेकिन हाँ, अगर ये एग्जिट पोल सच होंगे तो कई सवाल कल पैदा होंगे, उस पर कल मैं बात करूंगा। अभी तो कार में हूं, सफर जारी है। आप ने वीडियो देखा होगा, उससे आपको अंदाजा लगा होगा गुस्से और आक्रोश का लोगों का। और अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी रिमार्केबल बात क्या होगी? रिमार्केबल बात होगी, नीतीश की अगर आ जाती है तो कुछ नहीं होगी, तब तो ये होगा कि क्या नीतीश, हालांकि फिर भी एक बात कह दूं, उल्टा अगर हुआ, क्योंकि इफ एंड बट राजनीति संभावनाओं का खेल है, पूरी तरह खारिज किए बगैर एक चीज तय है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि सबसे बड़े लूजर नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 71 सीटों से वो कितने पे जाएंगे इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरे सूबे में अगर एक शख्स, एक मुख्यमंत्री, एक नेता के बारे में सबसे अधिक गुस्सा था तो उन पर था। और ये बीजेपी ने भी स्ट्रेटेजिकली किया कि नाकामियों का ठीकरा नीतीश कुमार पर ट्रांसफर किया, फोड़ा। लेकिन अगर बीजेपी की सीट 40, 45, 50, 55 होती है तो क्या बीजेपी बच जाएगी? प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां करते हुए जो कह रहे थे, पोस्टर, बैनर, छत, दीवार, चौक, चौराहे, गांव, गली, हर जगह छाए हुए थे, क्या बच जाएंगे? क्या बीजेपी का रिजेक्शन नहीं है? सवाल यह भी तय करेगा कल का नतीजा। क्या बीजेपी का रिजेक्शन नहीं है? क्या सिर्फ नीतीश कुमार का रिजेक्शन है? क्योंकि जहां नीतीश कुमार थे वहां तो एलजेपी उनका वोट काटने के लिए थी, लेकिन जहां बीजेपी थी वहां कोई नहीं था, वहां सिर्फ आरजेडी था। तो इन सवालों के साथ, अगर ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष, अगर तेजस्वी की सरकार बन जाती है तो एक 31 साल का युवा जिसके पिता जेल में है,
जिनके खिलाफ तमाम तरह के मामले, मुकदमे, छापे, इनकम टैक्स छापे, सब आपने 2 साल पहले देखा होगा, 2-3 साल, 3 साल पहले लग रहा था कि पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो सकती है। हर चैनल, हर मीडिया में घंटों और कई दिनों तक ऐसी कहानियां चलती रही। वो लड़का, एक लड़का, उसके बाद वो कैंपेन करके अगर न सिर्फ पार्टी को उठाता है, जमीन पर एक हलचल पैदा करता है, और हलचल इस कदर पैदा करता है कि पूरी मोदी की आर्मी, नीतीश कुमार की छवि जो भी थी, हालांकि उस छवि धूमिल हुई अलग बात है, फिर भी जेडीयू का वोट बैंक, उन सब के बीच अपना रास्ता बनाता हुआ परिवार को उसने किनारे किया। मीसा भारती नहीं दिखी, तेज प्रताप के दिखने का ऐसे भी औचित्य नहीं था, वो एक विधानसभा तक सीमित थे। लालू यादव कहां हैं आपको पता होगा। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने इतनी रैलियां करके और उसके बाद सत्ता हासिल कर ली नीतीश कुमार से, तो उसको सत्ता छीनना कहेंगे। और मैं सिर्फ नीतीश कुमार नहीं कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा, बीजेपी की उस ताकतवर गठजोड़ से सत्ता छीन लेना तो बहुत बड़ी बात है। और अगर ये नहीं होता है तब फिर मानना पड़ेगा कि जो सरफेस पर गुस्सा दिख रहा था वो एक वर्ग तक था, बहुमत, बहुत बड़ा वर्ग, कहीं न कहीं जो साइलेंट था उसने दूसरे पक्ष में वोट दिया। लेकिन मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखती है। फिर भी वक्त कम है, इंतजार करते हैं और कल कुछ और खास विश्लेषण करूंगा। अभी तो चूंकि कयास है, अनुमान है, कल का दिन बहुत अहम है। रात में शायद मुझे नींद ना आए क्या होने वाला है इस क्यूरियोसिटी में, क्योंकि बहुत कुछ देख कर आते हैं, बहुत जिज्ञासाएं होती है। बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने मुझे लगातार फोन किया, कई राज्यों से लोग फोन करते रहे, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। उन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं भी आज पूरी रात बेचैनी से कल सुबह होने का इंतजार करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ। हम लखनऊ से दिल्ली के सफर पर हैं। सुबह 4 बजे मैं पटना से निकला हूँ, रात को 8 बजे 9 बजे नॉन स्टॉप, बीच में सिर्फ चाय पानी के लिए रुका। हमारे पीछे एक सहयोगी है, इनको भी आज दिखाता हूँ। देखिए ये पीछे, इनका नाम है अभय। आइए फ्रेम में, अरे फ्रेम में आओ। ये अभय है, इनका नाम अभय बिजू है और इन्होंने ही पूरा कैमरा, अरे शर्माते क्यों, 19 साल का ये लड़का है, इसी ने पूरा कैमरा किया है। जो भी आप देख पा रहे होंगे बहुत शानदार इसने कैमरा किया, थंबनेल देखा होगा आपने। तो जो कुछ मैंने किया उसका बहुत बड़ा श्रेय इसका है, और अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको मैंने ट्विटर पर लिखा है, मौका लगे सब्सक्राइब करिए। लेकिन मेरे से 1/3 लगभग उम्र के हैं, तो इनकी तारीफ मैं करूंगा। और एक सज्जन गाड़ी चला रहे हैं इधर, उनको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गाड़ी चला रहे हैं, इनका नाम है दीपक। इन्होंने बहुत साथ दिया। लगभग हम लोग 4000 किलोमीटर से ज्यादा, कितना किलोमीटर चले हम लोग, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चले, 4500-5 हजार किलोमीटर दिल्ली पहुंच के हो जाएगा। तो हमारी ये छोटी सी टीम थी और उसके बाद फिर मुलाकात होगी कल। नमस्कार।